Hello everyone, I hope all are doing well. This is the short note of Indian polity. It's the silent feature of the constitution. We have prepared the short note as before. ठीक है, पहले की तरह आपको जैसे मिला हुआ है वैसे ही है और यही sufficient note है from लक्ष्मीकांत, ठीक है, जो आपके prelims में काफी हेल्प करेगा. Let's start. सो फ्रॉम बिगिनिंग वी हैव टू डिस्कस. ये जो पॉइंट्स हैं मैंने बताया, ये शॉर्ट नोट है. आप अगर किताब के साथ मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा. ये ऑलमोस्ट बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता ही है, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद उनमें से क्रक्स लेके जिसमें जो अच्छा है उसको लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ठीक है, इसमें सेवरल अमेंडमेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली 7th, 42, 44, 73rd, 74, 97 एंड 101. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको स्पेसिफाई किया गया है. 7th में क्या है, ये 1956 में है. देखिए, ये बुक में सिर्फ यही लिखा गया है. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सारे इसमें नोट किए हैं ताकि एक बेसिक आउट स्केच बन जाए दिमाग में. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ये नोट्स मैं खुद रेफर करता हूँ और शेयर भी करता हूँ. ठीक है, 7th अमेंडमेंट में ये हुआ था, 1956 में दिया गया था. प्रमोटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ फॉर टू, यहाँ पे टू है, टू और मोर स्टेट्स ऑल्सो फॉर एक्टिंग एडिशनल हाईकोर्ट जज. एक इंसान को एक से अधिक स्टेट्स में गवर्नर बनाया जा सकता है, ये कहता है 7th अमेंडमेंट. ठीक है, जो कि 1956 में पास किया गया था. और 42nd अमेंडमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कई बार क्वेश्चन में आता है और इंपॉर्टेंट भी है. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. क्यों? इसमें इन्होंने चेंज किया. हमारा पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदला गया. तो और दूसरा है यूनिटी ऑफ नेशन से यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस में चेंज किया गया. तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है. सोशियल यहाँ पे है अपना सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. ये तीनों वर्ड कब अंडर विच आर्टिकल अमेंडमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अपना ऐड हुआ? ये अंडर विद अमेंडमेंट ऑफ 42nd. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? इसमें ये क्या गया, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, और इसको लीगल राइट कर दिया गया, जो कि रिमूवल हुआ आर्टिकल 19(1) में था ये. ठीक है, तो इसको हटा दिया गया, आर्टिकल 31 में प्रॉपर था. 73rd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिए, कई बार पूछता है. ये इफेक्ट में आया 14 अप्रैल 1993 को. इसमें क्या हुआ, पंचायत, ग्राम पंचायत इसमें ऐड किया गया, फॉर्मलाइज किया गया ग्राम पंचायत, थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. 74 इज फॉर म्यूनिसिपैलिटी. ठीक है, म्यूनिसिपल इसमें ऐड किया गया, म्यूनिसिपल बॉडी 1992 में. 97th में क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट, इसको ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 19. 101 में 2016 में ये किया गया, इनकम टैक्स सिस्टम में जीएसटी लॉन्च किया गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके साइलेंट फीचर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सबसे पहले इसको कहा जाता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का है, एक रिटन है और एक न अनरिटन है. तो जैसे कि अमेरिका में रिटन मिलेगा, ब्रिटेन में अनरिटन मिलेगा. इंडिया का रिटन है और सबसे बड़ा है. 1949 में जब ये हुआ था, जब इसको लोकार्पित किया गया, तब इसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे 42 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल थे. अब ये 2019 में क्या था, 470 प्रियम्बल तो था ही, 470 आर्टिकल्स थे 25 पार्ट में और 12 शेड्यूल्स थे. ठीक है, 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट फॉर द, इतना बड़ा होने का रीजन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों हो गया? सबसे पहले ज्योग्राफी है, बहुत भास्ट है. इंडिया काफी बड़ा एरिया है, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सबको ध्यान में रख के बनाना मुश्किल है. इसीलिए ज्योग्राफी बहुत बड़ा होने के कारण, एरिया बहुत बड़े होने के कारण, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने के कारण, ठीक है, ये बड़ा बना. हिस्टोरिकल फैक्टर,
1935 में जो इंडियन एक्ट आया था, ठीक है, वो उसमें काफी, वो भी काफी बड़ा था, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना होता था, ठीक है। इसीलिए, और उसके साथ सेंटर भी, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इसलिए लंबा हो गया। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने लोग थे उन सबकी बात भी रखनी थी, ठीक है, इसीलिए लेंदीएस्ट हो गया। सेकंड आया, सेकंड फीचर क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, यस। तो हम लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफी सोर्स से, काफी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है। सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसको मिनी, एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा मैक्सिमम 70 to 80% हमने वहां से उठाया है, ठीक है। उसके बाद इसको रैंसैक भी कहा जाता है, मतलब बैगिंग ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्रिटिसिज्म में वो आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, डीसीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फंडामेंटल राइट हमारा हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, पॉलिटिकल सिस्टम हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमने कहाँ कहाँ से बोरो किया। सेकंड आता है, फिर थर्ड एक पॉइंट, एक फीचर ये है कि ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है, किसी कानून में चेंज करना है या ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ हाउस चाहिए, जो कि मुश्किल बनाता है किसी अमेंडमेंट को चेंज करना, किसी आप कोई एक अमेंडमेंट करना या कानून को चेंज करना, उसमें ये रिजिडिटी पैदा करता है कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए फ्रॉम बोथ हाउस। बट उसी समय अगर आपको कोई जनरल लॉ बनाना है, तो आप सिंपली जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके 50% अगर से एबव अगर मेजोरिटी होता है तो आप बना देंगे, तो इजी भी है और मुश्किल भी है। और पार्लियामेंट को ये राइट है अंडर आर्टिकल 368 कि वो अमेंडमेंट कर सकता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक फीचर आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम मतलब दो सिस्टम होता है, एक सेंटर होगा एक स्टेट होगा, टू गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है। ये फेडरल सिस्टम मतलब सेंटर है, स्टेट है, सेंटर को अपना लिस्ट दिया रखा है और स्टेट को अपना लिस्ट दे रखा है, दोनों का काम डिवाइडेड है, ठीक है। साथ ही साथ वो यूनाइटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट अलग है तो वो अलग है, नहीं, स्टेट है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है अपना, ठीक है। आप कोई एक, मैं उड़ीसा से हूँ, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड से है, कोई जम्मू से है, कोई गुजरात से है, ऐसा नहीं कि उसका सिटीजनशिप बदल गया, उसका सिटीजनशिप इंडियन है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप इसको कहा जाता है। फिर आ जाता है, फिर एक फीचर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने, इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट होता है, इसमें इलेक्टोरेट होता है, फ्रेंचाइजीज होते हैं, मतलब एडेड फ्रेंचाइज, वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए, हम जब इंडिपेंडेंट हुआ ना इंडिया, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाए या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो है ब्रिटेन ऑलरेडी रूल कर रहा था, और हम लोगों को उनके सिस्टम के बारे में नॉलेज था, हम उसका अक्वेंटेड हो चुके थे, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेन एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, देखिए इसमें दोनों है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इसमें इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई दखल अंदाज नहीं कर सकता, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, और हमारे इंडिया में द ऑल सुप्रीम इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हमने अमेरिका से इसको अडॉप्ट किया है, इसमें पार्ट 3 में आता है, इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। ये जो है फंडामेंटल राइट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स में। साइलेंट फीचर में ये सब कुछ आ रहा है, ये सब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर आपका फंडामेंटल राइट जो हनन होता है, मौलिक अधिकार, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार जो आपका है फंडामेंटल राइट है, अगर उसका हनन होता है, कहीं पे भी इन्फ्रिंज होता है, तो अंडर रिट्स, रिट्स स्पेशल लॉज हैं जो बनाया गया है टू रिस्टोर आवर फंडामेंटल राइट्स। इसमें हेबिस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्शियरी एंड क्वो वारंटो, ये जो है
इसको हम लोग फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, आप सिर्फ इतना जान लीजिए ये चीजें होती है साइलेंट फीचर में, ये आपको याद रहना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, देखिए फंडामेंटल राइट है, ये जस्टिसेबल है, आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट में आप इसको एनफोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये साथ में रहेगा, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये हट जाता है, ठीक है। तो ये हट जाता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, बाकी सब सस्पेंड किए जाते हैं। फिर जब इमरजेंसी हट जाता है ये रिस्टोर हो जाएगा, ओके। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में डीपीएसपी। ये डीपीएसपी आयरिश वहां से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अंडर आर्टिकल 4 आता है, आर्टिकल 4 पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लासिफाइड इसमें होता है सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नॉन जस्टिसेबल है, ये फंडामेंटल राइट की तरह आप इसको केस नहीं कर सकते। दिस इज ओनली ए नोबल गाइडेंस फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पलरी मिनर्वा मिल केस है। मिनर्वा मिल केस क्या है, इसके बारे में मिनर्वा मिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मिनर्वा मिल केस क्या है, एक मिल था, ठीक है, मिल का मतलब समझते हैं, जहाँ सामान बनता है, मिनर्वा मिल। 1980 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया, बोला कि ये हम एक्वायर कर लेंगे, बट मिनर्वा मिल ने फिर केस कर दिया कि देखिए ये तो गलत बात है, आप ऐसा कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया, रिजल्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है मौलिक अधिकार का हनन है, ठीक है, और ये भी डीपीएसपी में नहीं आता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उन्होंने चेष्टा की कि हम लोग पार्लियामेंट के राइट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आता है, 50 आर्टिकल 51A। ये 42nd अमेंडमेंट की तहत इसको ऐड किया गया बाय द रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 12 है, इसको मैं फंडामेंटल ड्यूटी जब चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है सेक्युलर, अपना स्टेट सेक्युलर, स्टेट यहाँ पे इंडिया की बात किया जा रहा है, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, कि कोई भी एक, जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। कई कंट्रियों ने अपना जो है ना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है, ये मुस्लिम कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है, ये क्रिश्चियन कंट्री है। अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था प्रीएम्बल में अंडर द आर्टिकल ऑफ 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, ठीक है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप सबको, सारे सिटीजन को, जो भी इंडियन है उन सबको ये अधिकार है कि वो चाहे जो भी धर्म पालन करना चाहे वो कर सकता है, और धर्म के बेसिस पे कहीं भी लॉ में इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये अंडर आर्टिकल 14 हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। नो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 कहता है इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी को भी अपने धर्म के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबॉलिश ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अपना जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में हुआ था कि हिंदू मुस्लिम इलेक्टोरेट चेंज किया गया था, तो वो हटा दिया गया यहाँ पे, क्योंकि जाति के बेसिस पे ये नहीं हो सकता। दिस हैम्पर्स अवर द स्टेटस ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है कि वोटिंग का अधिकार, जो भी बच्चा 18 साल का है वो वोट कर सकता है, ठीक है। रिड्यूस टू 18 फ्रॉम, पहले 21 था, अब 18 किया गया अंडर द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए अपने इंडिया में क्या है, डुअल गवर्नमेंट है, बट सिटीजनशिप एक ही है, हम इंडियन है। डुअल सिटीजनशिप होता है यूएस में, अगर सपोज आप यूएसए में हैं, आप अमेरिकन हैं, साथ ही साथ अब कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप अलग होता है, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप वहाँ पे। इंडिपेंडेंट बॉडीज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई दखल अंदाज नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि इंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर द पार्लियामेंट। फिर सीएजी आता है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या कितना खर्च किया, क्या किया क्या नहीं किया, दोनों सेंटर और स्टेट की बात करेंगे। और यहाँ पे ईसीआई के अंडर ही स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आता है, जो स्टेट के अंदर देखता है, ठीक है। तो पंचायत वगैरह का छोड़ के।
फिर यूपीएससी की बात करेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ऑल इंडिया सर्विस की एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है जो कि स्टेट के लिए सर्विस कंडक्ट करता है और साथ ही साथ गवर्नर की एडवाइजरी बॉडी भी है। अभी बात करते हैं इमरजेंसी। जैसे कि हमने बात किया था फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी में सारे सस्पेंड हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। ठीक है, इसके तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जिसमें अगर कोई वार हो गया, दंगा हो गया वगैरह वगैरह, तो अंडर आर्टिकल 352 में आता है, तो वहां पे इमरजेंसी को लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट लगाते हैं जनरली। स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है प्रेसिडेंसी रूल। अगर कोई भी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी वहां पे रूल करना फेल कर गया, या फिर डिफेक्शन हो गया, या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट हो गया एक्सेट्रा, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, उसको कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 53 है शायद, 353, ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आता है अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। तो सेंटर जब इमरजेंसी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, स्टेट उसके अंडर आ जाता है, जो भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। 3 टियर गवर्नमेंट है, मतलब ये है कि एक तो सेंटर है, एक स्टेट है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था 73 और 74 में पंचायत और म्युनिसिपल आ गया, इसको लोकल गवर्नमेंट कहा गया, ये स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 टियर गवर्नमेंट हमारा बन गया। ये पार्ट 12 में हमें देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोटेक्शन फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट अंडर 19 एडेड डीपीएसपी इन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B, एडेड पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया। क्रिटिसिज्म क्या होता है इतना सब कुछ होने के बाद? जो क्रिटिक्स हैं, जो बोलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ना अपना खुद का नहीं है, बोरोड है। इसके लिए डॉक्टर बी एम अम्बेडकर ने कहा था कि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमने लिया, ठीक है। क्रिटिसिज्म जरूर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर कहा जाता है दिस इज द कार्बन कॉपी ऑफ 1953 इंडियन एक्ट, ठीक है। फिर कहा जाता है अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, इसमें इंडियन के लिए कोई मतलब वो नहीं है, वह ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये गांधीयन फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करता। फिर कहते हैं कि एलिफेंट साइज है, बहुत बड़ा है, हाथी जैसा है, ऐसा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ेगा एक्सेट्रा। फिर कहते हैं कि ये लॉयर्स की पैराडाइज है, ये तो लॉयर ही समझ सकते हैं, बाकी इंसान, नॉर्मल इंसान तो समझ ही नहीं सकता, ठीक है। ये सारे क्रिटिसिज्म है जो किया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी आप समझ गए होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इसी को ही हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो पहले प्रीएम्बल देखेंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसी को ही हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। यहाँ से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है पहला, इसके बाद प्रीएम्बल ही आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसी को अगर आप गो थ्रू कर लेंगे आपका प्रिपरेशन काफी लेवल तक हो जाएगा। बट बुक पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है और इम्पॉर्टेंट है, तो बुक पढ़िए, उसके साथ जब आप चलते फिरते इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा। और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर चाहें तो आप इसी का ही पीडीएफ अवेल करा सकते हैं मुझसे, और दूसरी बात है इसी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कहूँगा पढ़ते पढ़ते अगर आप लिख लेंगे तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का एक छोटा सा कोशिश, जिसमें हम लोग आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चैप्टर का करेंगे। इसी के साथ हम जो इकोनॉमी है उसी का मैं 7th स्टैंडर्ड से पूरा नोट दे दूंगा। अब बुक बाय बुक नहीं करूंगा, पूरी नोट्स बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। हमें लर्नर आइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक नोबल इनिशिएटिव हमने लिया है टू रीच एवरीवन एंड दोज हु नीड हेल्प, ठीक है। तो हेल्प करिए और इसको फैलाइए, इस मुहिम को, और जैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतना अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी ग्रो करें, हम बच्चों से जुड़े, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इसकी उसको उनको ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।